हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्यपालिका। तो बच्चों, कार्यपालिका को इंग्लिश में कहते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर को हम डिवाइड करके पढ़ने वाले हैं और ये इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट टॉपिक है बच्चों, कार्यपालिका के नेतृत्व में। यानी कि बच्चों, नेतृत्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। नेतृत्व का मतलब होता है किसी के अंडर में काम करना, किसी के नीचे काम करना। ठीक है बच्चों। और इसका फर्स्ट पॉइंट है स्थायी कार्यपालिका, यानी कि परमानेंट कार्यपालिका। और सेकंड है बच्चों अस्थायी कार्यपालिका, यानी कि जो परमानेंट नहीं है। थर्ड है बच्चों इसका पॉइंट राजनीतिक कार्यपालिका, यानी कि सरकार जो होती है, राजनीतिक नेता जो भी होते हैं वो भी कार्यपालिका के अंडर में आते हैं। फोर्थ है बच्चों सिविल सेवक और नौकरशाही। नौकरशाही और सिविल सेवक बच्चों। अब सिविल सेवक किसे कहते हैं बच्चों? सिविल सेवक कहते हैं जो पुलिस होती है ना, वो भी कार्यपालिका के अंडर में काम करते हैं। ठीक है बच्चों। फिफ्थ है इसका बच्चों राष्ट्रपति। और सिक्स्थ है आपका प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद। ठीक है बच्चों, प्रधानमंत्री सहित मंत्री परिषद, यानी कि प्रधानमंत्री भी इनके अंडर में आता है और मंत्री परिषद यानी कि कोई भी मंत्रियों का मंडल, यानी कि एक ग्रुप मंत्रियों का। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कार्यपालिका के प्रकार, यानी कि कार्यपालिका के कितने टाइप्स के होती हैं कार्यपालिका, वो बताना है हमें इसमें। तो चलिए देखते हैं। सामूहिक के सिद्धांत पर आधारित, यानी कि सामूहिक यानी कि समूह के सिद्धांत पर आधारित किस तरीके की होती है वो जानिए आप पहले। सबसे पहले संसदात्मक, फर्स्ट पॉइंट है इसका बच्चों संसदात्मक। बच्चों सबसे पहले जानिए आप संसदात्मक का मतलब क्या होता है। संसदात्मक का मतलब होता है बच्चों लोकतंत्र का ये ऐसा पहलू होता है जो कार्यपालिका जो होती है ना, वो संसद के नियंत्रण में होती है। ठीक है बच्चों, संसदात्मक का मतलब है ये। अब देखिए, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है किसके सिद्धांत के आधारित, सामूहिक सिद्धांत के आधारित में। जो सरकार का प्रमुख यानी कि मेन सदस्य होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है बच्चों। सेकंड पॉइंट है बच्चों इसका, वे विधायिका में बहुमत दल नेता होता है। कौन? प्रधानमंत्री की बात हो रही है। विधायिका द्विपक्षीय है। और विधायिका में दो पक्षी कौन कौन से आते हैं बच्चों? राज्यसभा और लोकसभा, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत दल यानी कि पूरी सपोर्ट के साथ प्रधानमंत्री नेता होता है वहाँ का। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसका, वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि इसका मतलब है वो विधायिका को राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी उत्तरदायी यानी कि जिम्मेदार होता है, वहाँ पर जवाब देने होता है उसे, अगर कोई भी क्वेश्चन वो उससे कोई सवाल प्रश्न पूछ लिया जाए। ठीक है बच्चों, किसी भी तरीके का। ये भी बच्चों कार्यपालिका के प्रकार में ही आता है। ये भी सामूहिक के सिद्धांत पर ही आधारित है। सामूहिक के सिद्धांत पर ही ये भी आधारित है। अर्ध अध्यक्षात्मक बच्चों इसका मतलब होता है अर्ध अध्यक्षात्मक का, जो बच्चों जैसे कि कार्यपालिका होती है और राज्य का जो अध्यक्ष होता है उसको मंत्रिमंडल की तरफ से स्वतंत्रता हो और वो उत्तरदायी ना हो, इसका मतलब होता है। अब आगे जानिए आप इसके बारे में। राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राज्य का मेन जो होता है अर्ध अध्याशात्मक में वो राष्ट्रपति होता है, मेन अध्यक्ष जो होता है। ठीक है बच्चों।
सेकंड पॉइंट है इसका, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब जो सरकार का प्रमुख मेन सदस्य होता है वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है बच्चों। और थर्ड पॉइंट है इसका, प्रधानमंत्री तथा उसकी मंत्री परिषद, यानी कि प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, यानी कि उसके जो प्रधानमंत्री के अंडर में जितने भी मंत्री आते हैं उनका परिषद ग्रुप विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है। यानी कि इन सबको कोई भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो इनको जवाब देना पड़ेगा, इनकी जिम्मेदारी होती है। चलिए आगे चलिए। ये भी बच्चों कार्यपालिका के प्रकार में आता है, व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित, यानी कि व्यक्तिगत जो होता है व्यक्ति के द्वारा अंडर के सिद्धांत में आधारित। ये इसके अध्यक्षात्मक का मतलब आपको मैंने बताया। जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका और राज्य अध्यक्ष विधानमंडल में स्वतंत्र होते हैं, उसे अध्यक्षात्मक कहते हैं लोकतंत्र की दृष्टि से। राष्ट्रपति ही राज्य एवं सरकार दोनों का प्रमुख होता है। इसमें क्या होता है बच्चों, व्यक्तिगत नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित वाले में होता है राष्ट्रपति ही राज्य का भी और सरकार यानी केंद्र का भी प्रमुख होता है, यानी कि मेन सदस्य होता है राष्ट्रपति इसके आधारित पर। अब सेकंड है इसका बच्चों, राष्ट्रपति सामान्यतः जनता द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति जो होता है ना, इस वाले सिद्धांत के आधारित पर सामान्यतः जनता, जो सामान्य जनता होती है उसके द्वारा चुना जाता है। निर्वाचित का मतलब होता है चुना जाना, चुना जाता है। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसका, वे विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। अब इस वाले सिद्धांत में क्या होता है, इस सिद्धांत के आधार पर वो विधायिका के जो राष्ट्रपति होता है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी, यानी कि आंसर, उसे कोई उत्तर नहीं देना। ठीक है, वो जिम्मेदार नहीं होता। तो चलिए अब बच्चों आपका आ गया नेक्स्ट टॉपिक, कार्यपालिका का अर्थ, यानी कि इसकी मीनिंग क्या है कार्यपालिका की, वो जानिए आप। इसका फर्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, सरकार के उस अंग से जो कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। अर्थ का मतलब है सरकार जो है हमारी सरकार, उसके अंग से, उसके किसी भी अंग से, यानी कि बहुत बड़ा होता है उसके नीचे, सरकार के नीचे बहुत सारे मंत्री होते हैं, अंग कहा गया उन्हें यहाँ पर। अंग से कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना, संगठन होता है इनका एक, रोजाना उसमें लागू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड है आपका, राजनीतिक कार्यपालिका में सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को सम्मिलित किया जाता है। अब राजनीतिक कार्यपालिका, जो बेटे सरकार की राजनीतिक कार्यपालिका होती है, उसमें सरकार के प्रधान यानी कि उसके लीडर को, जो मेन होता है, और उनके मंत्री, उसके नीचे जो लीडर के नीचे जितने भी मंत्री आते हैं उनको जोड़ा जाता है। सम्मिलित मतलब मिलाया जाता है। ठीक है बच्चों। थर्ड पॉइंट है बच्चों इसका, ये सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब ये सरकार जो है, ये इसका मतलब कार्यपालिका का अर्थ होता है सरकार की जितनी भी सवाल होंगे वो उसके लिए ये जिम्मेदार होते हैं। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका, राष्ट्रपति का निर्वाचन। अब निर्वाचन बच्चों किस तरीके से चुना जाता है, राष्ट्रपति को किस तरीके से, निर्वाचन का मतलब होता है चुनना, किस तरीके से चुना जाता है, क्या क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट देखिए आप इसका, कार्यकाल, यानी कि इसके समय क्या होता है राष्ट्रपति का, 5 साल तक होता है ये। ठीक है बच्चों। सेकंड पॉइंट है बच्चों इसका, अप्रत्यक्ष निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। अब बच्चों क्या है अप्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष का मतलब होता है बच्चों यानी कि छिपकर, बिना दिखे, यानी कि जनता को नहीं दिखे निर्वाचन होता है, चुना जाता है संसद के दोनों सदनों। दोनों सदन यहाँ पर कौन कौन से हैं बच्चों, वो एक तो राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। उसमें चुना जाता है राष्ट्रपति को सदस्यों द्वारा। जितने भी सदस्य राज्यसभा और लोकसभा में चुने हुए होते हैं ना, वो सब राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है बच्चों, ये है।
अब इसका थर्ड पॉइंट है पद से हटाने का आधार महाभियोग, यानी कि अगर पद से हटाना हो उसको महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है। महाभियोग का मतलब होता है बच्चों, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को अगर हटाना होता है तो वो यहाँ पर महाभियोग का उपयोग होता है, इसे ही महाभियोग कहते हैं। ठीक है बच्चों। फोर्थ पॉइंट है आपका निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी कि निर्वाचन का मतलब आपको पता ही है, चुनना होता है, और एकल संक्रमणीय, एक संक्रमणीय मत यानी कि एक वोट की प्रणाली देना। ठीक है बच्चों। फिफ्थ है आपका महाभियोग का आधार संविधान उल्लंघन। अब महाभियोग का आधार क्या होता है, इसका बेसमेंट जो होता है। महाभियोग का आधार है बच्चों जब ही यूज़ किया जा सकता है इसको, जब ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, जब संविधान का उल्लंघन हो, यानी कि उल्लंघन हो रहा हो तब। चलिए आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों कार्य स्तर के आधार पर मंत्रियों का 3 स्तर। कार्य स्तर का मतलब है बच्चों काम के आधार पर जैसा काम उसी तरीके की पोस्ट मिलती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी इस तरीके से ही यहाँ पर है कि आधार पर मंत्रियों के 3 स्तर कौन कौन से होते हैं वो देखिए आप। फर्स्ट होता है, सबसे पहला है आपका कैबिनेट मंत्रिमंडलीय मंत्री। ठीक है बच्चों। सेकंड है आपका राज्य मंत्री, और थर्ड पर आता है आपका उप मंत्री। अब बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक है मंत्री परिषद की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित। अब इनके इस सिद्धांत पर आधारित कौन कौन सी चीज़ें हैं एकजुटता के आधार पर वो देखिए आप। इसका फर्स्ट पॉइंट आता है बच्चों, यदि मंत्री परिषद लोकसभा का विश्वास खो देती है, यदि मंत्री परिषद लोकसभा पर विश्वास नहीं रखती तो क्या होना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। सेकंड है अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, यानी कि विश्वास ना होना, प्रस्ताव पारित हो जाता है, लागू हो जाता है, तो क्या होगा क्वेश्चन मार्क। थर्ड है मंत्री परिषद इस्तीफा देने के लिए बाध्य है, क्वेश्चन मार्क। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है या नहीं है, तो चलिए देखते हैं आगे। मंत्री परिषद की एकजुटता सिद्धांत पर आधारित, अब देखिए यहाँ पर पता चलेगा। फर्स्ट पॉइंट है बच्चों इसका, अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति देश के और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था में जो क्या होता है बच्चों, राष्ट्रपति जो होता है ना वो देश का भी और सरकार का भी दोनों का ही मेन सदस्य प्रधान होता है, वो लीडर होता है। सेकंड पॉइंट है इसका, इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में ही राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है। इस पॉइंट का कहने का मतलब है बच्चों, इस व्यवस्था के सिद्धांत के व्यवहार पर, वो व्यवहार में भी और दोनों राष्ट्रपति का पद में भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसका थर्ड पॉइंट है बच्चों, अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका। बच्चों ये अमेरिका है, 2 बार लिखा गया। लैटिन अमेरिका के कई देशों में ये व्यवस्था पाई जाती है, जो मैंने आपको ऊपर बताई। ये दोनों देखिए, एक बार और देख लीजिए, अध्यक्षात्मक वाली और इसकी व्यवस्था वाली। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसका ही फोर्थ पॉइंट है मंत्री परिषद के आधारित पर ही। फोर्थ पॉइंट है बच्चों इसका, संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है, यानी कि बच्चों जो संसदीय व्यवस्था होती है ना उसमें सरकार का प्रधान कौन होता है, लीडर कौन होता है बच्चों, लीडर होता है उसका प्रधानमंत्री। अब इसी व्यवस्था में, इस व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होता है हमारा, राष्ट्रपति या राजा भी कह सकते हैं उसको, होता है जो देश का नामपत्र प्रधान होता है। यानी कि कहने का मतलब है
यानी कि नाम के लिए प्रधान होता है वो लीडरशिप, लेकिन असली लीडर होता है प्रधानमंत्री। ठीक है बच्चों, यहाँ इसका कहने का मतलब ये है। 5 पॉइंट है इसका। 5th पॉइंट है बच्चों, प्रधानमंत्री के पास वास्तविक शक्ति होती है। प्रधानमंत्री जो होता है ना, उसके पास वास्तविक शक्ति भी होती है। इसका 6th पॉइंट है, भारत, जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में ये व्यवस्था है। यानी कि जो ऊपर मैंने आपको बताया ना कि सिर्फ राष्ट्रपति नाम के लिए प्रधान होता है, लेकिन ज़्यादातर शक्तियाँ किसके पास होती हैं? प्रधानमंत्री के पास। ये सारी इन देशों में ये व्यवस्था लागू है। ठीक है बच्चों, भारत में, जर्मनी में, इटली में, जापान में, इंग्लैंड में और पुर्तगाल में। ठीक है बच्चों, चलिए इसका ये भी इसके अंदर आता है बच्चों। मंत्री परिषद एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित। अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। अब अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था जो होती है बच्चों, उसमें राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं, ये दोनों होते हैं। ठीक है, 8वां पॉइंट है आपका, 8th है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। यानी कि राष्ट्रपति जो है उसको रेगुलर, जो यानी कि हम कह सकते हैं इसको रेगुलर महत्वपूर्ण शक्तियां प्राप्त होती हैं, रोजमर्रा के लिए शक्तियां प्राप्त होती हैं राष्ट्रपति को। फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी व्यवस्था है। जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ राष्ट्रपति को रोजमर्रा के लिए शक्तियां प्राप्त होती हैं। ये ऐसी कहाँ पर है ऐसी व्यवस्था? फ्रांस में है, रूस में है और श्रीलंका में है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है भारत में संसदीय कार्यपालिका। अब भारत में संसदीय कार्यपालिका का क्या अर्थ है, क्या है, वो आपको इस पॉइंट में पता लग जाएगा। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका। अध्यक्षात्मक का मतलब आपको मैंने बताया, कार्यपालिका जब संसद के नियंत्रण में काम करती है और मंत्रिमंडल विधानमंडल के से स्वतंत्र होती है, उसे अध्यक्षात्मक कहते हैं। अध्यक्षात्मक कार्यपालिका क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर बहुत बल देती है, इससे व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। ठीक है बच्चों, अध्यक्षात्मक कार्यपालिका जो होती है ना, वो राष्ट्रपति की शक्तियों पर बल देती है, दबाव देती है, उससे पूजा का खतरा, व्यक्ति पूजा का खतरा बना रहता है। इसका 2nd पॉइंट है बच्चों, संविधान निर्माता। संविधान निर्माता एक ऐसी सरकार चाहते थे, यानी कि जिन्होंने संविधान को बच्चों जिन्होंने संविधान बनाया है, वे क्या चाहते थे? वे चाहते थे जिसमें एक शक्तिशाली कार्यपालिका तो हो, लेकिन साथ साथ शक्तिशाली कार्यपालिका चाहते थे, लेकिन साथ में वो क्या चाहते थे? उसमें व्यक्ति पूजा पर भी पर्याप्त अंकुश हो। ठीक है बच्चों, अंकुश का मतलब होता है बच्चों उस चीज़ को स्वतंत्र न रखना, अंकुश कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को अपने अंडर में रखना, अपने काबू में रखना। ठीक है, ये चाहते थे वो। और इसका 3rd पॉइंट है बच्चों, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका विधायक का या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है और नियंत्रित भी। इसका कहने का मतलब है बच्चों, संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जो होती है वो विधायिका या जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि जवाबदेह जिम्मेदार होती है, और नियंत्रित भी, यानी कि काबू में भी होती है उसके। ठीक है, और 4th पॉइंट है इसका, इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय, राष्ट्रीय का मतलब राष्ट्र हो गया पूरा, और प्रांतीय का मतलब है यहाँ पर बच्चों राज्य। प्रांत को राज्य कहते हैं। इसलिए संविधान में राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों ही स्तरों पर संसदीय कार्यपालिका व्यवस्था को स्वीकार किया गया। यानी कि राष्ट्रीय में भी स्वीकार कर लिया गया और राज्यों में भी संसदीय कार्यपालिका की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया गया, यानी कि एक्सेप्ट, यानी कि मान लिया गया। इसका 5th पॉइंट है बच्चों, भारत में इस व्यवस्था में राष्ट्रपति औपचारिक होता है। ठीक है बच्चों, औपचारिक पूरा लिख लीजिए,
रिक। ठीक है बच्चों, ये हो गया। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। वंदे मातरम।